गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के टॉपिक लॉकिंग डिवाइस एंड फाउंडेशन बोल्ट्स के बारे में। ये जो टॉपिक है ये सेकंड सेम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। मेरा नाम प्रिंस त्यागी है। आई एम लेक्चरर मैकेनिकल। सो लेट्स स्टार्ट। लॉकिंग डिवाइस के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में। तो जनरली जो जॉइंट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, परमानेंट जॉइंट और टेम्पररी जॉइंट। तो परमानेंट जॉइंट्स में वो जॉइंट आते हैं जो एक बार अगर हमने दो पार्ट्स को जॉइन कर दिया तो फिर हम बिना दोनों पार्ट्स को डैमेज किए हुए उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए है वेल्डिंग जॉइंट है, ब्रेजिंग है, सोल्डरिंग जॉइंट है या रिवेटिंग है। तो एक बार हम इनमें से कोई भी जॉइंट लगा लेते हैं तो उसको हमें अगर जॉइंट को तोड़ के ही हम फिर उसको दोनों पार्ट्स को अलग कर पाएंगे। दूसरे तरह का जो जॉइंट्स हैं वो है टेम्पररी जॉइंट्स। ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या ज़रूरत के हिसाब से जो भी है उन जॉइंट्स को मतलब कितनी बार भी लगा भी सकते हैं और उसको बार बार ओपन भी कर सकते हैं। टेम्पररी जॉइंट्स के केस में जो हमारे पार्ट्स हैं जो दोनों जॉइन होते हैं वो डैमेज नहीं होते हैं। तो इसके एग्जांपल में आते हैं जैसे हमारे जो थ्रेडेड जॉइंट्स हैं, जितने भी हमारे नट बोल्ट्स हैं, स्क्रूज हैं, स्टड्स हैं, इसके साथ में जैसे हमारे की जॉइंट्स हैं, उसके बाद कॉटर हैं या क्लचेस हैं जो हम या चक्स हैं जैसे हम लेथ मशीन में यूज़ करते हैं। तो ये सब के सब जो जॉइंट्स हैं वो टेम्पररी जॉइंट्स में आते हैं कि हम इनको आसानी से दोनों पार्ट्स को अलग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं लॉकिंग डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले कि हमें लॉकिंग डिवाइस की ज़रूरत क्यों पड़ी। सो लॉकिंग डिवाइस की ज़रूरत हमें टेम्पररी जॉइंट्स में ही पड़ती है। तो लॉकिंग डिवाइस की जो रिक्वायरमेंट इसलिए आती है कि जैसे हमारे कोई मशीन है या मशीन कंपोनेंट्स हैं वो जब रन करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होते हैं और बहुत सारे मूवमेंट होते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो हमारे नट बोल्ट्स हैं वो लूज़ हो जाते हैं, धीरे धीरे समय के साथ वो लूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे केस में अगर हम उसमें कोई भी लॉकिंग डिवाइस नहीं लगाएंगे तो वो नट लूज होंगे और कभी वो नट बाहर भी आ सकते हैं और नट बोल्ट के बाहर आने की वजह से कोई एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इन सब सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ऐसी जगह पे हम लॉकिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से लॉकिंग डिवाइस जनरली जो हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आता है लॉक नट। हम इसे चक नट भी बोलते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एक बोल्ट पे एक नट की बजाय दो नट लगाते हैं और पहला नट हम जो जनरली हम लगाते हैं वो थोड़ा उसकी हाइट कम होती है और जो दूसरा नट जो ऊपर की तरफ लगता है वो फुल साइज का एक नट हम लगाते हैं। जो जनरल हमारे हेक्सागोनल नट हैं वही होते हैं, लेकिन इसकी जो दोनों सरफेसेस हैं वो हम चैम्फर करके रखते हैं। ऐसे में हम जो सबसे पहले जो नीचे वाला नट है उसको पूरी तरह से टाइट करते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा फुल नट है उसको हम बोल्ट के ऊपर टाइट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जो हमारा फुल नट है उसको हम एक स्पैनर में पकड़ते हैं और जो नीचे वाला नट है उसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ये बहुत ही कम होगा, एक हल्का सा कुछ डिग्री वो घूमेगा और ये दोनों नट आपस में लॉक हो जाएंगे या फिर जिसको हम वेजिंग भी बोलते हैं। और ऐसे सिचुएशन में जो मैक्सिमम लोड है वो हमारा जो लोअर नट है उसके ऊपर आता है।
तो जो हमारा लोअर नट है वही पूरा का पूरा लोड कैरी करता है। तो जैसे आप फिगर से देख सकते हैं कि जो हमारा लोअर नट है उसकी जो हाइट है वो 0.5d है, और जो हमारा फुल नट है वो उसकी हाइट d है। तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है, जो नीचे वाला नट है वो हम फुल नट की हाइट के बराबर भी ले सकते हैं, या फिर दोनों की हाइट बराबर ले सकते हैं। जैसे इस वाली फिगर में हम देख सकते हैं 0.75d 0.75d। तो जब इसकी ड्राइंग हम बनाएंगे, ड्राइंग बनाने के लिए हम इन हाइट्स का जो रेशियो है वो d पे डिपेंडेंट है, उससे हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं। और जैसे एक हॉरिजेंटल हेक्सागोनल नट हम बनाते हैं वैसे ही हम इसको बनाएंगे। जो डिफरेंस इसमें है कि जो नॉर्मल हेक्सागोनल नट है उसमें एक तरफ ही सिर्फ चैम्फर होता है, दूसरी तरफ वो प्लेन सरफेस होती है, लेकिन ऐसे केस में दोनों तरफ ही चैम्फर होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो लॉकिंग डिवाइस है वो है स्प्लिट पिन नट। इसमें जैसे कि हम फिगर से देख सकते हैं कि जो एक रेगुलर हेक्सागोनल नट हम यूज़ करते हैं, उसको टाइट करते हैं, और जो हमारा बोल्ट होता है, बोल्ट में हम एक होल ड्रिल किया होता है जिसको हम 0.2d के डाया का एक होल ड्रिल करते हैं, और उस होल से एक पिन हम पास करते हैं। ये पिन जनरली स्टील वायर की बनी होती है, और इसको हम एक एंड से इंसर्ट करके दूसरे एंड पर जो इसके जो दोनों सिरे होते हैं उनको मोड़ देते हैं, जिससे कि ये जो बोल्ट है ये अपनी जगह पे लॉक हो जाता है और ये लूज नहीं हो पाएगा। तो डायमेंशंस अगर हम देखें तो फुल नट की जो हाइट है वो d है, और उसके ऊपर जो ये स्पेस जो बोल्ट का एक्स्ट्रा पार्ट है वो उसकी हाइट है 0.4d। और जैसा पहले बताया कि जो ये होल हम ड्रिल करते हैं वो उसका डाया होता है 0.2d। नेक्स्ट है हमारा सॉन नट। इसको हम वाइल्स नट भी बोलते हैं। इसमें भी एक रेगुलर हेक्सागन नट होता है, लेकिन एक जो डिफरेंस इसमें होता है कि जो हॉरिजेंटली उसमें एक स्लॉट बनाया होता है उसके सेंटर तक, यानी कि आधे पार्ट में एक स्लॉट बनाया जाता है, और उसमें एक स्क्रू टाइट किया जाता है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें थ्रेड्स नहीं होते हैं, बट जो ये नीचे लोअर पार्ट है बोल्ट का, उसमें थ्रेडिंग होती है, यानी कि टैप की मदद से हम एक थ्रेड बना लेते हैं और ऊपर से एक स्क्रू टाइट करते हैं। तो जैसे जैसे स्क्रू को हम टाइट करेंगे वो थ्रेड्स में नीचे जाएगा, तो वो इस वाले पोर्शन पे एक स्ट्रेस या एक फोर्स लगाएगा, जिससे कि ये और जो बोल्ट पे बनी हुई जो थ्रेड्स हैं वो आपस में एक उन पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये अपनी सर्विस ड्यूरेशन में लूज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमें लॉकिंग हमारी मिल रही है वो फ्रिक्शन की मदद से मिल रही है। जो दोनों थ्रेड्स हैं नट और बोल्ट की, उनके बीच में एक फ्रिक्शन को इंक्रीज हो जाता है इस बोल्ट की वजह से, और वो फ्रिक्शन हमें मदद करता है इस नट को लूज ना होने में। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशंस लिखी हुई हैं। जो लोअर पार्ट है वो 0.5d यानी कि आधे तक है, उसके ऊपर हमने 0.2d का एक स्लॉट बनाते हैं, और एक सेट स्क्रू इसमें जिसका डाया 0.2d है वो हम इसमें लगाते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा स्लॉटेड नट। स्लॉटेड नट में जैसे आप फिगर से देख सकते हैं कि जो हमारा हेक्सागोनल नट है उसमें हम उसके फेसिस पे जो उसकी साइड्स हैं उसके बीच में एक स्लॉट्स हम बना देते हैं। जैसे इसके टॉप व्यू में भी हम देख सकते हैं कि ये जो उसके फेसिस हैं 6 के 6 फेसिस, उसमें हम एक स्लॉट हमने बना दिया, और एक होल हम ड्रिल करते हैं बोल्ट में, और इन स्लॉट के बीच में से पास होते हुए उस पिन को
हम ला के और दूसरी तरफ से उसकी जो एंड्स हैं उनको मोड़ देते हैं, जिससे कि एक इस नट को अपनी पोजीशन में लॉक कर देता है। सभी फेसेस पे इसलिए हम स्लॉट्स बनाते हैं क्योंकि जो होल है वो हम एक ही साइड में किया है, तो जो भी फेस उसके सामने आए उसी को हम वहीं पे लॉक कर सकें। तो डायमेंशन की अगर बात करें तो ये एक फुल हाइट हेक्सागोनल नट है जिसकी हाइट है डी, जो डी हमारा बोल्ट का डाया होता है, और जो इसमें हम होल ड्रिल करते हैं उसका डाया है 0.2D, और जो स्लॉट्स की जो हाइट है वो है 0.3D। सो नेक्स्ट इज कासल नट। एक्चुअली कासल नट इज ए इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लॉटेड नट। जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा, जो हमारा स्लॉटेड नट है उसमें जो स्लॉट्स हैं वो हमारे बोल्ट में कटे हुए हैं, यानी कि जो हमारा मटेरियल है वो बोल्ट से हमने रिमूव किया है, जिसकी वजह से बोल्ट हमारा थोड़ा वीक हो सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो हमारी हेक्सागोनल नट है उसके आगे एक एक्स्ट्रा मेटल या कासल जिसको हम बोलते हैं वो बनाया जाता है, और जो स्लॉट्स हैं वो बोल्ट में की मेन बॉडी में ना बना के वो स्लॉट्स हम इस कासल में बनाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कासल की जो हाइट है वो 0.3D है, सॉरी जो स्लॉट है वो 0.3D है, जैसे हमारे पिछले स्लॉटेड नट में था, और इस कासल की पूरी हाइट है 0.4D। ये उसके नीचे एक रेगुलर हेक्सागोनल नट है, और बिल्कुल स्लॉटेड नट की तरह ही इसमें भी हम एक जो होल है उसके थ्रू पिन लगाकर और उसके दोनों एंड्स को ओपन करके इसको लॉक करते हैं, और जो इसकी स्लॉट की विड्थ है वो 0.25D होती है। सो नेक्स्ट लॉकिंग डिवाइस इज स्प्रिंग वॉशर। इसमें जो बोल्ट है, बोल्ट को टाइट करने से पहले उसके नीचे एक वॉशर हम लगाते हैं। वॉशर हम से आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक डिस्क है, सिलेंड्रिकल डिस्क, जिसमें बीच में एक होल है, जो जो हमारा बोल्ट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है ये होल, और उसके हमने एक एंड पे एक उसको हमने काटा हुआ है, तो जिससे एक स्प्रिंग इफेक्ट जो है ये पैदा करता है। तो हम पहले वॉशर लगाते हैं, उसके बाद से नट को टाइट करते हैं, तो इस स्प्रिंग इफेक्ट की वजह से ये जो वॉशर है वो नट पर एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे एक एक्स्ट्रा फ्रिक्शन जो है वो नट और बोल्ट के जो थ्रेड्स हैं एक एक्स्ट्रा फ्रिक्शन जो है वो जनरेट होता है। तो जो स्प्रिंग का रेजिस्टेंस है उसकी वजह से हमें एक लॉकिंग इफेक्ट यहाँ पे मिलता है। तो जैसा कि आप डायमेंशंस के लिए देख सकते हैं कि जो हमारा वॉशर है उसकी हाइट 0.2D रखी जाती है, और जो इसका डाया है वो 2D + 3mm तक रखा जाता है, जहाँ पे D हमारा जो बोल्ट है, बोल्ट का डायमीटर, और उसके साथ जो हम हेक्सागोनल नट यूज़ करते हैं वो एक रेगुलर हेक्सागोनल नट है। सो नेक्स्ट लॉकिंग डिवाइस है स्टड नट। जैसे कि इसमें हम फिगर से देख सकते हैं, इसमें एक हेक्सागोनल नट हम यूज़ करते हैं, जैसे कि इसके टॉप व्यू में उसके एक फेस को टच करता हुआ एक स्टड हम लगाते हैं। जो हमारा कंपोनेंट है, कंपोनेंट में एक होल ड्रिल होता है जिसमें कि थ्रेडेड होल होता है, उसमें हम स्टड टाइट कर देते हैं। तो जैसा फिगर से हम समझ सकते हैं कि एक बार ये हमने नट को टाइट कर दिया और उसके बाद अगर हम स्टड को यहाँ पे स्क्रू कर दें
तो फिर ये जो नट है वो रोटेट नहीं कर सकता। अगर रोटेट नहीं कर पाएगा तो फिर ये लूज भी नहीं होगा। तो ये एक लॉकिंग डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं स्टड नट, क्योंकि हम यहाँ पे एक स्टड नट के किसी भी एक फेस के साथ में लगा हुआ होता है, वो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लॉकिंग डिवाइस जो है हमारे पास में वो है लॉकिंग प्लेट। इसमें हम एक प्लेट यूज़ करते हैं जिसको हम लॉकिंग प्लेट बोलते हैं। लॉकिंग प्लेट में ये ग्रूव्स बनाए होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक रेगुलर हेक्सागोनल नट होता है जिसकी हाइट यहाँ पे हम 0.8D या D भी ले सकते हैं। उसको पहले पूरी तरह से टाइट कर दिया जाता है, उसके बाद ये लॉकिंग प्लेट से उसको हम लॉक कर देते हैं। और इस प्लेट में एक होल होता है जिसके थ्रू जो हमारा मेन कंपोनेंट है उसमें स्क्रू, हम एक थ्रेडेड नट या स्क्रू जिसको हम बोलते हैं, सॉरी स्क्रू या स्टड हम बोल सकते हैं, उसको हम यहाँ लगा के इस प्लेट को लॉक कर देते हैं। अब जब ये प्लेट लॉक है तो ये इस बोल्ट को फिर लूज नहीं, सॉरी इस नट को यहाँ पे लूज नहीं होने देगी। जो ये ग्रूव्स हैं, इन ग्रूव्स की मदद से हम 30 एंगल के इंटरवल पे इस नट को की पोजीशन को हम लॉक कर सकते हैं। डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पे जो हमारी लॉकिंग प्लेट है उसकी हाइट या थिकनेस 0.25D और जो इसकी विड्थ है वो 2.5D और बाय 2.5D, यानी कि एक जनरली एक स्क्वायर प्लेट होती है जिसको हम एज ए लॉकिंग प्लेट यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस लॉकिंग नट्स के अलावा हमारे पास में एक और डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं स्टड्स। स्टड्स बोल्ट की तरह ही होते हैं। जो डिफरेंस इसमें होता है कि जैसे बोल्ट में हमको मालूम है कि एक तरफ हेड होता है और बाकी उसका पूरा थ्रेडेड पोर्शन होता है। स्टड में हेड नहीं होता है। स्टड में दोनों एंड्स पर थ्रेड होती है। ये ऐसी जगह में हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हम बोल्ट को लगा नहीं सकते, या दूसरी तरफ से दूसरा जो एंड है कंपोनेंट्स का वो एक्सेसिबल नहीं है, तो हमें ऊपर से ही दोनों कंपोनेंट्स को लॉक करना होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा लोअर कंपोनेंट है उसमें एक होल ड्रिल करके उसमें थ्रेड्स बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ टैप, और ये इसका लोअर पार्ट स्टड का जो हमारा पहला कंपोनेंट है, लोअर कंपोनेंट है, उसमें टाइट कर दिया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर दूसरा कंपोनेंट रखा जाता है और इस थ्रेड में ऊपर से हम नट को टाइट कर देते हैं, तो वो दोनों कंपोनेंट्स एक साथ हमारे ज्वाइन हो जाते हैं। इसमें जो बीच का पोर्शन है स्टड में, उसमें थ्रेड्स नहीं रखी जाती हैं। जैसे अब ये जो बीच का पोर्शन है इस पर डिपेंडेंट ये 3 तरह के हो सकते हैं। जैसे हमारा पहला स्टड है, इसमें ये सर्कुलर है जो इसका बीच वाला पार्ट है। ऐसे ही जो ये सेकंड स्टड है, इसमें जो इसको हम बोलते हैं, जो बीच वाला पोर्शन जिसमें हम थ्रेड नहीं करते उसको हम नेक बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ये सिलेंड्रिकल नेक का स्टड है। दूसरा है जिसमें नेक जो हमारी स्क्वायर है। उसके अलावा एक तीसरा टाइप का भी स्टड होता है जिसमें हम नेक की जगह पे कॉलर यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टड विद कॉलर। और डायमेंशन की बात करें तो जो हमारा लोअर पार्ट थ्रेडेड पोर्शन है उसकी हाइट जो है वो D के बराबर होती है, जो D हमारा डाया है स्टड का। उसके बाद जो हमारा नेक वाला पोर्शन है उसकी भी जो हाइट है वो D,
और जो अपर पोर्शन है जहाँ पे हमको नट को टाइट करना है वो हमारा 2.5D से लेके 5D तक हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारे जो लॉकिंग डिवाइसेस हैं और स्टड्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है हमारा फाउंडेशन बोल्ट्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाउंडेशन बोल्ट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जो फाउंडेशन बोल्ट्स हैं, हम उनको जो हैवी इक्विपमेंट्स हैं या मशीन्स हैं जो एक ही जगह पर रहती हैं, मतलब स्टेशनरी मशीन्स या इक्विपमेंट हैं, उनको फिक्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और जनरली क्या होता है कि पहले पूरी फाउंडेशन बनाई जाती है और उसमें बीच में एक कैविटी या एक होल छोड़ दिया जाता है जहाँ पे हम फाउंडेशन बोल्ट को लगाना है, और फाउंडेशन बोल्ट को उसमें लटकाया जाता है या सस्पेंड किया जाता है, और उसके बाद उस कैविटी को सीमेंट कंक्रीट से या लेड से या सल्फर से हम उस कैविटी को फिल कर देते हैं और उसको फिर छोड़ दिया जाता है जब तक कि वो कैविटी पूरी तरह से फर्म ना हो जाए। उसके बाद में जो मशीन है या इक्विपमेंट है उसको उस बोल्ट के ऊपर रखा जाता है और ऊपर से नट की सहायता से उसको लॉक कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब एक एक करके हम देखते हैं जो फाउंडेशन बोल्ट्स जनरल यूज़ में आते हैं। तो सबसे पहले है रैग बोल्ट। रैग बोल्ट जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जो इसका लोअर पोर्शन है ये एक्चुअली रेक्टेंगल शेप का होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये इसका साइज छोटा होता जाता है। और साथ में आप देखेंगे कि इसमें कुछ ग्रूव्स इस तरह से बनाए जाते हैं जिससे कि इसको एक्स्ट्रा सरफेस मिले या रेजिस्टेंस ज़्यादा ये प्रोवाइड कर पाए अगर हम इस नट बोल्ट को निकालने की कोशिश की जाए या इस पे लोड पड़े, तो ये इस ग्रूव्स की वजह से ज़्यादा लोड बियर कर सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमको फाउंडेशन बोल्ट को लगाना होता है तो उसके लिए एक कैविटी फाउंडेशन में छोड़ी जाती है। उसके बाद जो बोल्ट है उसको उसकी पोजीशन में हैंग किया जाता है या सस्पेंड किया जाता है। उसके बाद जैसे कि रैग बोल्ट को लगाने के लिए बीच में लेड या सल्फर सबसे पहले भरते हैं। उसके बाद उसके चारों तरफ जो भी जगह या कैविटी में स्पेस बच जाता है उसको कंक्रीट से फिल किया जाता है और उसे सेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। डायमेंशंस जैसे आप फिगर से देख सकते हैं कि जो ये लेड का जो पोर्शन है इसकी डायमेंशन हम 3D रखते हैं, और जो रैग बोल्ट का सबसे नीचे वाला जो रेक्टेंगल है उसकी डायमेंशंस 2D होती हैं, जहाँ पे D हमारा बोल्ट का डाया है। और जो ये पोर्शन मशीन से लेके और पूरा बोल्ट के एंड्स तक इसको 3D के बराबर होता है, और जो इसका रैग बोल्ट का जो लोअर पोर्शन है वो 4D, हम 4 टाइम्स ऑफ D रखते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड हमारा फाउंडेशन बोल्ट है वो है कर्व्ड बोल्ट। जैसा कि आप फिगर से देख सकते हैं कि जो इसमें हमारी जो लोअर पार्ट है इसका, या शैंक जिसको हम बोल सकते हैं, उसको एक कर्व में हम फोर्ज कर दिया जाता है। इसको भी कर्व में फोर्स करने का पर्पज़ यही है कि जो सरफेस है या जो कंक्रीट या जो अंदर जो भी मेटल हमने फिल किया है उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें मिल पाए। और इसका जो सबसे नीचे वाला एंड है उसको हम थोड़ा ज़्यादा वाइडन करते हैं और इसकी डायमेंशन 2D तक रखते हैं। तो जैसा इसमें भी दिया गया है कि जो हमारा कंपोनेंट है, जो ये हाइट इसकी होगी वो 3D हम लेंगे, और उसके नीचे जो एक कर्व्ड बोल्ट है इसको अगर हम बनाना हो तो हम इसको फ्री हैंड से बना सकते हैं।
लेकिन जो को ध्यान रखना है कि जो ये रॉड है जिससे ये जो हमने कर्व की हुई है इसका डायमेंशन डी ही होगा सब जगह पे। तो यहाँ से लेके ये डी के ही बराबर होगा और इसका लोअर एंड जो है उस वो 2D के बराबर। इसमें भी जो हमारा इनर पार्ट में जो हम फिल करते हैं वो लेड या फिर सल्फर फिल करते हैं और उसके चारों तरफ फिर से कंक्रीट से इसको फिक्स करते हैं। नेक्स्ट फाउंडेशन बोल्ट है लेविस बोल्ट। इसमें जैसे आप फिगर से देख सकते हैं कि जो ये बोल्ट होता है इसका जो लोअर पार्ट है उसका एक एंड या एक जो सिरा है वो बिल्कुल फ्लैट है और जो एक सिरा है वो थोड़ा सा टेपर है। इसको टेपर करने का पर्पस वही है, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और इस जो ये परपेंडिकुलर जो फ्लैट सरफेस है उसकी साइड में इसको एक की लगा के हम इसको लॉक कर देते हैं। इस बोल्ट का बाकी बोल्ट से जो डिफरेंस है कि इसको हम आसानी से निकाला जा सकता है कि हम ये नट को लूज करें, मशीन पार्ट्स को हटाएं और एक की अगर हम यहाँ से निकाल दें तो फिर इस बोल्ट को हम इधर की तरफ मूव करके आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी बोल्ट्स में उनको आसानी से निकालना पॉसिबल नहीं है, हमको जो ये पूरी कैविटी है इसको ब्रेक करके तभी हम निकाल पाएंगे। लेकिन इस केस में हम ये की अगर बाहर निकाल दें तो उसके बाद इस बोल्ट को हम राइट साइड में मूव करके और बाहर निकाल सकते हैं। डायमेंशंस जैसा कि फिगर से हम देख सकते हैं, इसका लोअर पार्ट जो है 1.5D, की जो थिकनेस है वो 0.5D और जो इसकी लोअर पार्ट की हाइट है वो 4D और ऊपर वाला पोर्शन 3D के बराबर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा हुक बोल्ट। इसमें जो बनाने के लिए जो एक रॉड हम लेते हैं जो डी के बराबर होती है, जो हमारी बोल्ट है उसी के बराबर, और इसको हम ऐसे एक बेंड करके एक आई की शेप इसको बना देते हैं और इसमें एक रोड, जैसे कि इसके साइड व्यूज हम देख सकते हैं कि जो ये होल बनता है इस आई की वजह से, उसमें एक रोड हम इंसर्ट कर देते हैं और उसके बाद इस कैविटी को पूरी तरह से फिल करते हैं। यहाँ पे इस रोड को देने का जो पर्पज़ है वो सेम है कि एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस या जो इस बोल्ट से हमें मिल पाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोड या वाइब्रेशन को हैंडल कर पाए। तो डायमेंशंस की अगर बात करें तो जो ये इस आई में जो हमने रोड इसमें इंसर्ट करते हैं वो डी के बराबर होती है, जो हमारा बोल्ट का डाया है। लेंथ इसकी हम लेते हैं 4D। जो ये कर्व है इसका जो रेडियस है वो 1.6D लेते हैं और इसकी पूरी हाइट इस आई के सेंटर से लेके बोल्ट तक वो हम लेते हैं 16D और D जहाँ पे हमारा है डायमेंशन ऑफ आर बोल्ट या डाया ऑफ आर बोल्ट। सो हमारा जो लास्ट फाउंडेशन बोल्ट है उसे हम बोलते हैं क्वार्टर बोल्ट। इसमें जो फाउंडेशन है उसमें एक साइड में एक होल बनाया जाता है जिसको हम हैंड होल बोलते हैं और बोल्ट के निचले हिस्से में वहां से एक कोटर को इंसर्ट किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है एक कोटर है। पहले एक वॉशर लगाया जाता है और फिर एक कोटर यहाँ पे लगा के इसको टाइट कर दिया जाता है। जैसा कि बताया कि जो कॉटर लगाने के लिए एक हैंड होल या छोटे साइज का होल फाउंडेशन के साइड में छोड़ा जाता है इसी पर्पस के लिए। और इसका यूज जनरली हैवी जो मशीन्स हैं उनको उनकी फाउंडेशन में किया जाता है।
डायमेंशंस की बात करें तो जो हमारा डी हमारा अगर बोल्ट का डाया है तो 3D वॉशर का आउटर डाया होगा। इनर डाया डी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम ले सकते हैं, 3 mm से 4 mm। और इसकी थिकनेस होगी 0.25D। जो हमारा कॉटर है, कॉटर की जो ये चैम्फर वाला पार्ट है ये होगा हमारा 0.3D। और इसके नीचे का जो पार्ट है उसकी हाइट होगी 0.75D। और ये इस चैम्फर से आगे तक जो बोल्ट हमारा यहाँ पे हम उसकी लेंथ होगी D। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है लॉकिंग डिवाइस एंड फाउंडेशन बोल्ट, जिसमें हमने स्टड्स के बारे में नहीं पढ़ा है, वो यहाँ पर ख़त्म होता है। सो थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट जो वीडियो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग 2 के लिए बनाएंगे उसका टॉपिक होगा कीज एंड क्वार्टर। सो टिल देन सब्सक्राइब करें एंड बाय, थैंक यू।